कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ईरान से लेकर बात करेंगे इजराइल तक का कि क्या समस्या है। और मेरा जो पहले से एक विचार होता है कि आप लोगों के बीच में इतिहास के माध्यम से वर्तमान को समझाया जाए, जिससे कि आपका एक नजरिया डेवलप हो सके। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने और समझने का प्रयास करें, जिससे कि आपका एक ब्रॉड एस्पेक्ट डेवलप हो सके और दुनिया को देखने और समझने का नजरिया बदल सके। थोड़ा सा यह वीडियो बड़ा हो सकता है, तो आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस कहानी को उस समय से जब सिकंदर ने पारसिया पर आक्रमण किया। मतलब सिकंदर के आक्रमण से हम इस कहानी को लेकर चलेंगे। उस जगह का नाम है पारसिया, जहां पर सिकंदर ने आक्रमण किया, और उसी जगह के एक नाम थे डेरियस थर्ड। डेरियस को हराया सिकंदर ने, और हराने के बाद वो भारत पहुंचा। भारत में सिकंदर की क्या कहानी है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, तो टॉपिक से डाइवर्ट न हो, इस कारण से हम केवल जिक्र ईरान और इजराइल और उस परिस्थिति में उत्पन्न सारे गतिविधियों की करेंगे। तो सिकंदर से पहले भी भारत में आक्रमण हुए थे, और भारत पर आक्रमण पारसिया ने किया था, और पारसिया का ही एक शासक था डेरियस, जो कि हिंदुस्तान आया था। अब प्रश्न यह उठता है कि जो हिंदुस्तान नाम है, यह ईरान के लोगों ने ही भारत को दिया है, क्योंकि सप्त सिंधु प्रदेश, 7 नदियों की भूमि, तो 100 उन्हें बोलने नहीं आता था, तो वो हप्त हिंदू प्रदेश कहते थे। इसका आधार यह है कि यहीं से हिंदुस्तान शब्द निकल कर आया, और सिंधु के पूरब में जो क्षेत्र है वह हिंद क्षेत्र है। यहीं से इसकी कहानी शुरू होती है। मतलब आज जो हम कहानी शुरू करने वाले हैं वह है ईसा के जन्म से 2000 साल पहले को, जब ईरान को पारसिया कहा जाता था, और यहाँ जो लोग आकर बसे, जिससे यह व्यवस्था विकसित हुआ, बना, वो यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया दोनों के बीच के रहने वाले मैदानी भाग के लोग, कबीलाई लोग जब आगे बढ़े और आकर एक क्षेत्र को उन्होंने चुना, जिसे वर्तमान ईरान कहा जाता है, और वहां रहने लगे, वहीं से इसकी कहानी शुरू होती है। अब ईरान में जो लोग आकर के यूरेशिया से बसे, उन्हें इलेमाइट कहा जाता है। इलेमाइट लोग धीरे धीरे वहां पर कबीला की व्यवस्था स्थापित हुआ, और आगे चल करके राजशाही व्यवस्था की वहां पर शुरुआत हो गई, यानी कि राजतंत्र की शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था डेरियस द ग्रेट। इसी डेरियस के समय में, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हिंदुस्तान को यानी कि भारत को हिंदुस्तान नाम मिला। अब उस समय में ईरान में जो साम्राज्य उत्पन्न हुआ, जिस साम्राज्य की स्थापना हुई ईरान में, उसे कहा जाता है असेरियन साम्राज्य। तो सबसे पहला साम्राज्य जो ईरान का है वो है असेरियन साम्राज्य। असेरियन साम्राज्य के बाद जो साम्राज्य स्थापित हुआ, उसका नाम था मेडियन, यानी कि मेडियन नाम का एम्पायर स्थापित हुआ, और इस एम्पायर की राजधानी हमदान बनी। अब ईरान के इतिहास में एक बड़े महान राजा की चर्चा करना चाहते हैं, जिसका नाम है साइरस द ग्रेट। इसे इन्होंने मेडियन साम्राज्य को हराकर एक मेडियन एम्पायर स्थापित की। मतलब साइरस द ग्रेट ने जिस साम्राज्य को स्थापित किया, उसका नाम है एक मेडियन एम्पायर। ठीक है। अब साइरस ने ईरान का साम्राज्य विस्तार बहुत दूर दूर तक किया, जिसमें पूर्वी यूरोप तक किया, और इन्हीं दौर में हिंदुस्तान यानी कि सिंधु नदी के पश्चिम का पूरा इलाका ईरान के कब्जे में चला गया। साइरस को सामान्य रूप से एक उदारवादी राजा माना जाता है, और इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्टेट नियुक्त किए। मतलब आप कह सकते हो कि केंद्र स्थापित हुआ, छोटा छोटा सेंटर स्थापित हुआ, जैसे एक केंद्र का राज्य होता है। और उस समय में इन अलग अलग क्षेत्रों को छत्रप कहा जाता था। आप जैसे आगे चल करके शक भी पढ़ेंगे, तो आपको जो है
छत्रप व्यवस्था दिखाई देगी। साइरस द ग्रेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनको मैंने कहा कि यह उदारवादी थे और जनता की भलाई के लिए काम करते थे। इसके अलावा साइरस ने जब बेबीलोन को जीता तो वहां के जो गुलाम यहूदी थे, यहूदी वही जो आज के समय में इजराइल देश है यहूदियों का, वही यहूदी लोग, तो यहूदियों को आजाद करा दिया और वही क्षेत्र यरूशलेम का, जेरूशलेम जिसे कहा जाता है, उसमें बसने की उन लोगों को इजाजत दे दी। इस बात के चलते यहूदी लोग साइरस का बड़ा सम्मान करते थे और यहूदी इतिहास के अनुसार इस घटना के बाद यहूदी वापस यरूशलेम में गए और वहां पर अपना मंदिर बना लिया और उसी को अपना इन्होंने पहले से ही इसी समय से परमानेंट जगह बना लिया। अब आप जब वर्तमान में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इसी जगह को इजराइल यानी कि यहूदी लोगों ने अपना साम्राज्य बनाने का या अपना देश बनाने की मांग की। तो इसी घटना से तार जुड़ता है, क्योंकि वहीं पर इन लोगों ने अपना मंदिर बनाया और वहीं पर इन्होंने रहने का अपना दावा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है, अब इस समय तक एक मेडिड एम्पायर का साम्राज्य रहा और इस समय में कुछ गलतियां भी हुई, जिसमें से सबसे बड़ी गलती आप कह सकते हो कि इन्होंने ग्रीस और मेसोडोनिया पर आक्रमण किया और इसी आक्रमण का बदला लेने के लिए मेसोडोनिया के राजा सिकंदर ने, जिसकी कहानी हम कभी चर्चा करेंगे कि सिकंदर कैसे भारत तक पहुंचा, तो सिकंदर ने इसी घटना के लिए यानी कि मेसोडोनिया पर आक्रमण का बदला लेने के लिए फारस पर आक्रमण किया। अब फारस पर जब आक्रमण किया तो इन्होंने अपने सैन्य बल को जो है लगाया सिकंदर के सामने, लेकिन सिकंदर ने फारस के राजा को बहुत बुरी तरीके से पराजित कर दिया और कहा जाता है कि सिकंदर ने एक खत लिखा और इस खत में उसने कहा कि मुझे अपने बराबर संबोधित नहीं करना, तुम्हारे लिए मैं किंग ऑफ एशिया हूं। मतलब सिकंदर अपने वर्चस्व को दर्शाने का प्रयास कर रहा था, या प्रयास किया या जीत ही गया, तो प्रयास तो उसका सफल ही रहा। फारस पर कब्जा हो जाने के बाद सिकंदर भारत की ओर रुख किया और आपको पता होगा कि सिंधु से लेकर सिंधु और झेलम के बीच के जो शासक थे आम्भी थे, आम्भी ने सिकंदर के हाव भाव और आक्रमण के तरीका को देखकर ही उन्होंने अपना विचार बदल लिया लड़ने का और अपने आप को समर्पित कर दिया सिकंदर के चरणों में। अब भारत में आक्रमण में आप देखेंगे एक और कैरेक्टर है जिसकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं हम। पुरस, पुरस ने बहुत मजबूती से इनके साथ लड़ा। इसके बाद आप कह सकते हो कि एक साम्राज्य स्थापित हुआ सिकंदर का और सिकंदर वापस चला गया। इसकी कभी कहानी हम आपको बताएंगे भारत पर आक्रमण का। सिकंदर वापस जाने लगा और सिकंदर वापस गया तो सेल्यूकिड वंश को स्थापित किया और बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सापुर वो पहले राजा थे जिन्होंने महान रोमन साम्राज्य के एक राजा वैलेरियन को युद्धबंदी बना लिया था और यहां से एक नई कहानी पार्सियन साम्राज्य की शुरू हुई जब रोमन साम्राज्य के राजा को उन्होंने बंदी बना लिया। उनके शासन काल में फारस के इतिहास का एक सिरा भारत से भी जुड़ता है। दरअसल फारस का आधिकारिक धर्म जो था जोरोस्ट्रियन था, जिसे हम भारत में पारसी धर्म कहते हैं। 7वीं शताब्दी के आसपास इस्लाम अरब के क्षेत्रों में जन्म लिया और इसी इस्लामी साम्राज्य के दूसरे खलीफा हुए उमर, और दूसरे खलीफा ने फारस पर आक्रमण कर दिया। अब फारस पर आक्रमण करके फारस को जीत लिया, मतलब 7वीं शताब्दी तक आते आते फारस पर अरबों का शासन हो गया या अरबों का साम्राज्य स्थापित हो गया। इन परिस्थिति में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए पारसी लोग, जिसे हम जोरस्ट्रियन धर्म कहते हैं, यानी कि पारसी लोग जो है पारस से पलायन कर गए और पलायन करके यह कई सदियों तक इधर उधर भटकते रहे और आगे चल करके यह शरणार्थी के रूप में इनका एक जत्था, जो अनुमान लगाया जाता है कि 18,000 के करीब लोग थे, वह भारत पहुंचे।
एक कविता है जिसका जिक्र करना यहाँ जरूरी है। उस कविता का नाम है किस्सा ए संजान नाम की कविता है, और इस कविता में पारसिया से भागकर पारसी लोग सबसे पहले होर्मुज गए, इसकी कहानी बताई गई है। होर्मुज में ये लोग 30 साल तक अपना ठिकाना बनाकर रहे, लेकिन फिर इस्लामिक आक्रमण के चलते वहां से भी इन्हें भागना पड़ा, और फिर जो लोग और भी बचे हुए थे वह भारत पहुंच गए। भारत में यह शरणार्थी के तौर पर रहने लगे। मतलब शरणार्थियों का पहला बेड़ा 8वीं शताब्दी में भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा और यहां पर रहना शुरू किया। यहां पर ये लोग 19 साल तक दीव को अपना घर बनाकर, दीव में अपना घर बनाकर रहने लगे। 13वीं शताब्दी आया। 13वीं शताब्दी में भारत का भी इतिहास बदल चुका था। भारत में भी मुस्लिम शासन व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। मुस्लिम शासन व्यवस्था में दिल्ली सल्तनत को पहला शासन व्यवस्था माना जाता है, और इसका पहला जो वंश स्थापित हुआ था उसका नाम था गुलाम वंश। गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी। इस तरह से शासन व्यवस्था चलते रहा। यहां पर 13वीं शताब्दी में जनरल अलफ खान नाम का एक कमांडर था, और उसने जो है संजान, संजान इन लोगों में पारसी में मंदिर को कहा जाता है, संजान पर हमला बोल दिया। ये लोग उसी के आसपास रहते थे, और अलफ खां के विरोध में पहली बार पारसियों ने, दिल्ली सल्तनत का यह एक सेनापति था अलफ खान, जिसके विरोध में इन्होंने हथियार उठाए। लेकिन अलफ खां के सामने यह पारसी न लड़ने वाले, कहां टिकने वाले थे। इन्हें मुंह की खानी पड़ी, यानी कि हार गए ये लोग, और हारने के बाद यहां से भी इनका पलायन शुरू हुआ। अब देखते हैं कि पारसिया और इस्लाम का थोड़ा सा कहानी एक साथ जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं। इस्लाम फारस में, यानी कि आप कह सकते हैं कि फारस के क्षेत्र में इस्लाम आ चुका है, अरबों का शासन है, और इस क्षेत्र में एक और जनजातियों का नाम जुड़ता है जिसका नाम है तुर्क। अब तुर्क जो है अरब लोगों के पहले कंट्रोल में थे, मतलब अरबी जो मुसलमान थे उनके कंट्रोल में तुर्क थे, और तुर्क लोग जो है, तुर्क कबीला अब पारसिया में आ गए, यानी कि फारस में आ गया। अब पर्सिया में जब ये लोग आ गए तो धीरे धीरे तुर्कों का वर्चस्व स्थापित हुआ। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो इस्लामिक शासन दिल्ली सल्तनत के समय स्थापित हुआ वह अरबी मुसलमानों का नहीं था, वह तुर्की मुसलमानों का था। तुर्क कबीला पहले इस्लाम धर्म में नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने फायदे के लिए अरब के मुस्लिमों ने उन्हें अपना कह सकते हो कि अपना जो है ये सहयोगी के रूप में उन्हें चुन लिया या अपना शिष्य बना लिया। और इन लोगों के मन में अब यह बात आ गई कि हम कब तक जो है खिलाफत के लिए या अरबी लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, हम अपने लिए लड़े। और आप देखेंगे कि आगे चल करके तुर्कों ने भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। पहले इन लोगों को, यानी कि खलीफाओं ने तुर्की लोगों को गुलाम की तरह फौज में भर्ती किया, और आगे चल करके जब इन्हें बात समझ में आ गई तो इन लोगों ने जो है अपना ही शासन स्थापित किया। ये धीरे धीरे मजबूत हुए तुर्क, और इन्होंने जो पहला वंश स्थापित किया उसे मामलुक कहा जाता है, जो गुलाम वंश का ही एक रूप है, या गुलाम वंश में ही मामलुक तुर्कों ने जो है इसको स्थापित किया। गुलाम वंश का पहला शासक, जैसा कि मैंने बताया आपको, भारत के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने दिल्ली पर राज किया, हो गई थी। अगर इसको एक लाइन में आपको समझाने का प्रयास करें तो सबसे पहले मजबूत तरीके से तुर्कों ने अपने आप को स्थापित किया अल्पतगीन के नेतृत्व में। अल्पतगीन का उत्तराधिकारी हुआ सुबुक्तगीन, और इसी सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी हुआ महमूद गजनी, और महमूद गजनी ने गजनी वंश की स्थापना की और भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसने जो है आपको गुजरात के क्षेत्र के मंदिरों को खूब लूटा, जिसका जिक्र मिलता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर
सोमनाथ का है, इसका जिक्र है। अब जैसा कि हमने आपसे मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी की बात की, तो गजनी वंश का जब पतन हो गया तब मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने अपना वंश स्थापित किया, जिसे गोर वंश कहा जाता है। और इसी गोरी का एक कह सकते हो आप कि गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। अब तुर्क धीरे धीरे इस पूरे प्रकरण से पता चलता है कि काफी मजबूत हो गए हैं, काफी एक्टिव हो गए हैं, और इन परिस्थितियों में अरब शासकों का फारस से कंट्रोल धीरे 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 समाप्त हो गया। मतलब 11वीं शताब्दी आते आते फारस की अगर कहानी, फारस के इतिहास को हम समझें, तो एक वंश स्थापित हुआ जिसका नाम था सेल्जुक वंश। सेल्जुक वंश के समय को जो है इस्लाम का गोल्डन पीरियड के तौर पर देखा जाता है। जब पारसिया में एक बार पुनः फारसी भाषा का उदय हुआ, फिर दोषी ने इस पर बहुत अच्छे तरीके से पुस्तक लिखा है जिसका नाम है शाहनामा। शाहनामा से बहुत कुछ जानकारी वहां की प्राप्त होती है। अगर शाहनामा के रिस्पेक्ट की बात करें तो पारसिया में शाहनामा को वही कद प्राप्त है जो भारत के लोग भारत में महाभारत को देते हैं। अब इस वंश के बाद, मतलब सेल्जुक वंश के बाद अगला नंबर आया ख्वारिज्म साम्राज्य का, यानी कि ख्वारिज्म वंश की स्थापना हुई, जो बहुत दिनों तक नहीं चल पाया ख्वारिज्म वंश। और इसके जो मूल कारण थे वह मंगोल थे। तो समझने की कोशिश करते हैं कि मंगोल ने कैसे इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया। ठीक है, पारसिया और मंगोल। पारसिया पर मंगोल की कहानी थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। समय था 1218, जब 450 मंगोल व्यापारियों का एक कारवा ख्वारिज्म शासन में यानी कि पारस में प्रवेश किया। जिस शहर में प्रवेश किया उस शहर का नाम था ओतरार, और ओतरार के गवर्नर थे इनलचुक। इनलचुक इनलचुक को जब पता चला कि मंगोल वहां पर प्रवेश किए हैं, तो इन्होंने शक के आधार पर कि ये जासूस हैं मंगोलियन, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ख्वारिज्म और मंगोल के बीच कोई लड़ाई पहले से दुश्मनी इस प्रकार की नहीं थी, लेकिन मंगोलों का रुतबा चंगेज खां के चलते पूरी दुनिया में था, और मंगोल जो है अपने सीना चौड़ा करके पूरी दुनिया में घुमा करते थे। इनलचुक ने 450 मंगोलों को अपने दरबार में बुलाया, और जब बुलाया तो इन लोगों ने यानी कि मंगोलों ने इनके प्रश्न का उत्तर जो है वह बहुत हेकरी से दिया, या बहुत गर्मजोशी से दिया, रूड होकर दिया, क्योंकि अपने शासक पर ये काफी गर्व करते थे। अब अगर देखा जाए तो इस बात से गुस्सा आ गया ख्वारिज्म के शासक को, इनलचुक को, और इसने सभी मंगोल व्यापारियों को मरवा डाला। जब मरवा दिया तो यह खबर चंगेज खां के पास पहुंची, तो अब इसने अपने 3 दूत को ख्वारिज्म एम्पायर के सुल्तान मोहम्मद शाह और जलालुद्दीन मकबरनी जो उसका पुत्र था उनके पास भेजवाकर कहा कि भाई इनलचुक ने जो गुस्ताखी की है इसके लिए उन्हें सजा दी जानी चाहिए। अब बात यह थी कि सुल्तान महमूद अपने गवर्नर इनलचुक से 2 कदम आगे ही निकला। इसने एक दूत का सर काट डाला और दूसरे दूत की दाढ़ी मुड़वा दी और वापस चंगेज खां के पास भिजवा दिया। यह घटना बहुत भारी पड़ने वाली थी। मतलब सुल्तान की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई चंगेज खां को, और उसने फारस पर यानी कि फारस पर आक्रमण कर दिया। और फारस पर आक्रमण करके सबसे पहले तो इनलचुक को यानी कि ओतरार के किले को चारों तरफ से घेर लिया, और इस तरह से कहा जाता है कि जैसे टिड्डी दल आक्रमण करता है, फसलों को बर्बाद कर देता है, इस तरह से टिड्डी दल की तरह यह मंगोल वहां पर जुट गए, और इन्होंने जो है पूरी तरह से घेर लिया इनलचुक को। 20,000 आदमियों के साथ इनलचुक एक जो है अपने किले में छुप गया।
लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसे समरकंद ले जाकर चंगेज खां के सामने पेश किया गया। एक किताब है जेरीमाया कार्टिन ने लिखा है उसे, द मंगोल्स। इसके अनुसार चंगेज खान ने इनलचुक के कान और आंख में पिघलती हुई चांदी भर दी। चंगेज खां यहीं पर नहीं रुका, इसने जो है बुखारा यानी कि आज के उस उज्बेकिस्तान के मंदिर पर चढ़कर ऐलान किया कि मैं जन्नत से भेजा गया हूं जो आज तुम सबका फैसला करेगा। इसी ऐलान के साथ शहर में मारकाट शुरू हो गई और मंगोलों ने पूरे शहर को जला दिया। यानी कि आप कह सकते हो कि चंगेज खां का प्रकोप दिखने लगा। इन्हीं परिस्थिति में समरकंद होते हुए पारसिया पहुंचा चंगेज खान और वहां के लोगों को गुलाम बनाकर अपने लोगों में बांट दिया उनकी सेवा करने के लिए। शहरों का हाल बहुत बुरा हो गया। इन्हीं परिस्थिति में अगर देखा जाए तो जलालुद्दीन मगवर्नी जो वहां के शासक का पुत्र था, यह भाग के भारत आया और यहाँ पर इल्तुतमिश का शासन था। इल्तुतमिश के शासन में हुआ क्या कि इल्तुतमिश के सामने समस्या थी कि अगर जलालुद्दीन मगवर्नी को वो अपने यहाँ रख लेता है तो चंगेज खां उसका पीछा करते हुए आएगा और भारत को नस्ते नाबूद कर देगा। तो इसने मांगा, अब जलालुद्दीन मगवर्नी ने इल्तुतमिश से सहयोग, लेकिन इसने मना कर दिया। इसने सही कूटनीति का प्रयोग करते हुए इसने मना किया और चंगेज खां के आक्रमण से भारत को बचा लिया। लेकिन चंगेज खां के फौज ने ख्वारिज्म साम्राज्य के दर्रे दर्रे को नस्ते नाबूद कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक मंगोल के फौज जो है यह अपने आप को साबित करने में कहीं ना कहीं कामयाब रहा और एक नए वंश की वहां पर पारसिया में स्थापित हुई जिसे सफविद वंश कहा जाता है। सफविद वंश से पहले ईरान पर सुन्नी मुस्लिम समुदाय का प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि मंगोल के आक्रमण के बाद और सफविद वंश के स्थापना के बाद ईरान में सुन्नी मुस्लिम समुदाय का प्रभाव खत्म हुआ और यहाँ पर जो है एक नए यानी कि शिया मुस्लिम समुदाय का प्रभाव धीरे धीरे स्थापित होना शुरू हो गया। अब सफविद वंश के शासक सुन्नी सेक्ट को त्याग करके शिया ब्रांच को अपना लिए थे और इस यही कारण है मूल रूप से कि शिया लोगों आज भी पारसिया में जो है सुन्नी के जगह शिया शासन है और इसका भी एक कारण आपके वर्तमान परिदृश्य से जुड़ता है। अब 1700 के दौर में चलते हैं। सफविद वंश का भी अंत हो गया और एक नए वंश अफसारिद वंश की स्थापना हुई और इसी से आप वाकिफ भी होंगे क्योंकि इसी का शासक था नादिर शाह, जो कि पारसिया में एक अलग प्रकार का शासन स्थापित किया और इस समय से ईरान में भारत पर आक्रमण शुरू हुए। आप जानते होंगे कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का शासन काल स्थापित हुआ। मुगलों की अगर स्थिति को थोड़ा सा आपको समझा दें तो मुगलों को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक जो 1526 से 1707 तक है और 1707 से लेकर के 1857 तक। इन परिस्थितियों में मतलब बाद वाले में 1707 से 1858 तक वाले स्थिति में मुगलों का पतन दिखाई देता है और इसी में जो पहला शासक हुआ वो हुआ आपको बहादुर शाह प्रथम, इसके बाद जहांदार शाह, फर्रुखसियर और इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। तो रंगीला बादशाह जब शासन में आया तो इसके समय में ही आक्रमण हुआ किसका, तो नादिर शाह का। और नादिर शाह ने जो है भारत पर आक्रमण किया तो इसके जो गुप्तचर थे इन्होंने एक चिट्ठी लेकर के बादशाह के पास पहुंचने का प्रयास किया जिसमें चिट्ठी में लिखा हुआ था कि नादिर शाह आक्रमण भारत पर कर चुका है और हमें सचेत होने की जरूरत है। लेकिन नादिर शाह तो शराब के प्याले में डूबा हुआ था, शराब और डांस में खोया हुआ था। बादशाह ने चिट्ठी को डुबो दिया बोतल में और कहा
कि टेंशन मत लो, हुनूज दिल्ली दुरस्त, मतलब दिल्ली अभी बहुत दूर है, लेकिन नादिर शाह के फौज से दिल्ली दूर नहीं थी और 1739 में एक बड़ा आक्रमण नादिर शाह का माना जाता है। करोड़ों के हीरे जवाहरात और सब कुछ लूट कर ले गया, जिसमें तख्ते ताऊस, कोहिनूर हीरा भी शामिल है। तो इसमें जो है नादिर शाह अब ले जाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो किसी किसी तरह से घोड़े की व्यवस्था करके ले गया। तख्ते ताऊस का भी नाम आता है जिसे वो ले गया। मतलब आप कह सकते हो कि पूरी तरह से मुगलिया सल्तनत के वैभव को इसने समाप्त कर दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 1800 के आसपास का समय देखेंगे, जिसमें पारसिया पर पश्चिमी दुनिया का, वेस्टर्न कंट्रीज का प्रभाव बढ़ने लगा और पारसिया कमजोर होने लगा। 19वीं शताब्दी आते आते ब्रिटेन और रसिया के बीच लड़ाई में पारसिया पिसने लगा और फॉरेन इंटरवेंशन से तंग आकर 1872 में पारसिया में एक संवैधानिक क्रांति हुई। और इस क्रांति का नतीजा यह हुआ कि 1905 में पारसिया में एक संसद स्थापित हुई और इसी आधार पर 1907 में एक एंग्लो एशियन सम्मेलन हुआ और पारसिया रूस और ब्रिटेन के प्रभाव वाले इलाके में बट गया। मतलब 1907 में रूस और ब्रिटेन ने फारसिया को अपने अपने क्षेत्र में बांट लिया, मतलब दोनों का अपना अपना शासन हो गया। साल 1925 का दौर आया और पारसिया पर एक नए वंश स्थापित हुआ जिसका नाम है पहलवी वंश, जिसके राजा थे रेजा शाह पहलवी। रेजा शाह पहलवी ने लगभग 16 वर्षों तक शासन किया, लेकिन जब इनका राज खत्म हुआ तब तक पारसिया बदल चुका था। 1935 में रेजा शाह पहलवी ने पारसिया का नाम बदलकर ईरान कर दिया। दरअसल जो पारसिया के लोग थे पहले इसे ईरान नाम से ही पुकारते थे, जबकि यहाँ के बाहरी लोगों ने आकर इस जगह को पारसिया नाम दिया था, तो ओरिजिनली नाम इसका ईरान ही था। अब रेजा शाह पहलवी को हटा दिया गया। क्या कारण ऐसा हुआ, कौन षड्यंत्र हुआ जिसके कारण रेजा शाह पहलवी यानी कि पहलवी वंश के संस्थापक को हटाया गया? तो दरअसल ईरान के क्षेत्र में आपको जो है तेल का विकास देखने को मिलने लगा और रिफाइनरी पर ब्रिटेन का कंट्रोल था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत होते ही ब्रिटेन को यह डर लगने लगा कि कहीं जर्मनी इस रिफाइनरी पर कब्जा न कर ले, और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई आप जर्मनी के लोगों को यहां से हटा दीजिए, मतलब जर्मनी के लोगों को यहां से निकाल दीजिए और जर्मनी के प्रभाव को कम से कम करने का प्रयास करिए। लेकिन ऐसा आपको रेजा शाह पहलवी ने नहीं किया, जिस कारण से इसे सत्ता से हटा दिया गया। रेजा शाह जब हट गए तो उनके बेटे को ही इन्होंने यानी कि मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को ब्रिटेन ने वहां का शासक नियुक्त कर दिया, यानी कि ब्रिटेन के अब शासक हो गए मोहम्मद रेजा शाह पहलवी। दोनों का एक ही नाम है, एक में मोहम्मद लगा हुआ है और दूसरे में नहीं लगा हुआ है, तो अब बन गए मोहम्मद रेजा शाह पहलवी। वह ईरान को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहे थे। उनकी छवि जो है एक लिबरल नेता की थी, लेकिन आप कह सकते हो कि वो अब तक ब्रिटेन और अमेरिका के अच्छे दोस्त बन चुके थे, या आप कह सकते हो कि ब्रिटेन और अमेरिका ने उन्हें अपना पिट्ठू बना लिया था। आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ब्रिटेन और अमेरिका ये इसलिए करना चाहते थे क्योंकि इनके अपने हित थे, और वो हित था वहां पर तेल, क्योंकि औद्योगिकीकरण में तेल की भूमिका बहुत अधिक थी। जितने सारे आविष्कार हो रहे थे उन सब में तेल की आवश्यकता थी, तो इस कारण से मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को ये लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहे, और इस सपोर्ट के कारण बहुत सस्ते दामों में मोहम्मद रेजा शाह पहलवी इन लोगों को तेल बेचते रहे। कुछ सालों तक तो
मोहम्मद रेजा शाह पहलवी ने जो है अपने शासन को बचाए रखा, लेकिन आगे चल करके लगभग 1950 के दशक में इनके लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई शासन को बचाना, और वहां पर एक नए कह सकते हो आपकी नेता का उद्भव हुआ जिसका नाम था मोहम्मद मोसाद्दिक। और मोहम्मद मोसाद्दिक एक ईरानी राष्ट्रवादी नेता था जिसने नए प्रकार के प्रकल्प खोल दिए और कहीं ना कहीं इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया। मतलब 1951 में मोसाद्दिक ने एक ऑयल इंडस्ट्री पर बिल लाने का प्रयास किया जो कि अंग्रेजी हित को नुकसान पहुंचाने वाला था, और उस बिल को आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया। इस कारण से जनता में उसका काफी प्रभाव बढ़ा, जनता के लोग काफी उसे पसंद करने लगे, काफी जो है जनता के बच्चे जो है वह इसके पीछे पीछे आ गए। मतलब मोसाद्दिक की ताकत काफी तेजी से बढ़ी और वो ईरान का पीएम बन गया। और ईरान का पीएम बन गया तो शाह से टकराहट हुई और शाह को यानी कि मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब मोहम्मद मोसाद्दिक के साथ सत्ता संघर्ष शुरू हो ही चुका था, यह एक राष्ट्रवादी नेता था ही। अब आप कह सकते हो कि यहां पर शाह जब भाग गए तो अमेरिका और ब्रिटेन को जो है परेशानी होनी शुरू हो गई क्योंकि सस्ते दामों पर तेल मिलता था। तो 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलाकर मोसाद्दिक का यानी कि जो नेता था उसका तख्ता पलट कर दिया, और इस तख्ता पलट में खुफिया विभाग अमेरिका का CIA का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है या माना जाता है। रेजा शाह पहलवी जब ये आपको तख्ता पलट हो गया इसका, तो रेजा शाह पहलवी यानी कि मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को पुनः ईरान में एक बार वापस लाया गया और शाह शासक बन गए, और इन्होंने आर्थिक मोर्चे पर ईरान को मजबूत करने का प्रयास किया। लेकिन इनसे असंतोष जनता में बढ़ता चला गया और 1963 में ईरान में एक सफेद क्रांति शुरू हुई। इसमें ईरान के आधुनिकीकरण की बात कही गई थी और शाह धर्म और शासन को अलग रखने की बात कर रहे थे। मतलब अमेरिका के और ब्रिटेन के प्रभाव से ग्रसित थे, यह धर्म को कम आंकने का प्रयास करते थे, ये हिजाब विरोधी भी थे, इसलिए धार्मिक नेताओं के निशाने पर भी ये खूब रहते थे और ईरान में धार्मिक नेताओं का बहुत प्रभाव था। अब एक व्यक्ति आया, अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी। तो अयातुल्ला खुमैनी जो है यह कहीं ना कहीं एक धार्मिक नेता था और इसने जो है अपना झंडा बुलंद किया। धीरे धीरे खुमैनी को जनता का सहानुभूति खूब मिलना शुरू हुआ, इसकी लोकप्रियता बढ़ी और फिर शाह को अपने जो है कुर्सी पर खतरा महसूस हुआ, तो खुमैनी को इन्होंने देश निकाला दे दिया, यानी कि अपने देश से निकाल दिया। पहले इराक और फिर फ्रांस जाकर खुमैनी ने अपना समय बिताया, यहाँ पर अपना ध्यान बनाए रखा। ईरान में चल रहे गतिविधियों पर उसने खूब लेख लिखे, जोरदार ईरान के प्रति उसने भाषण दिया, यानी कि मोहम्मद रेजा शाह पहलवी के खिलाफ में भाषण दिया, और जिसके चलते देश में एक माहौल क्रिएट हो गया इसके विरोध में, यानी कि मोहम्मद रेजा शाह पहलवी के विरोध में, और खुमैनी के पक्ष में एक व्यवस्था मजबूत हो गई, लोग इसके पीछे पागल हो गए। अब यहीं पर एक कहानी को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं जो साल 1971 की है। पार्सियन साम्राज्य की 25वीं सालगिरह मनाई जानी थी और शाह ने मतलब मोहम्मद रेजा शाह पहलवी ने यह तय किया कि एक भव्य जलसा कराएंगे जो दुनिया देखती रह जाएगी। मंत्रियों ने सुझाया कि यह आयोजन तेहरान में करना ठीक रहेगा जो उसकी राजधानी है, लेकिन शाह ने कहा कि नहीं, हम इसको कहीं और करेंगे, मतलब जलसा दूर एक रेगिस्तान में रखा जाएगा जहां पर पहले सम्राट साइरस का मकबरा था।
शाह का हुक्म था, हुक्म की तामील हुई और परसेपोलिन नामक जगह पर यानी कि 30 किलोमीटर दूर राजधानी से इलाके को खाली कराया गया और वहां पर इंसानों से नहीं, वहां पर सांप और बिच्छू इतने रहते थे जिनसे वह इलाका खाली कराया गया और उस इलाके में काफी पेड़ लगवाए गए। शाह का हुक्म था और इस जगह पर जो है सांप बिच्छू खूब थे जिन्हें हटाने का प्रयास किया गया और इन्होंने एक नए वहां पर रनवे बनवाया और आप कह सकते हो कि 600 किलोमीटर की एक रोड बनाई गई। अब बारी थी सामियाना लगाने की, जो आप कह सकते हो कि 50 के आसपास सामियाने लगाए गए। सामियाने से मतलब यहाँ पर महज एक टेंट नहीं समझिए, इन सामियाने को सजाने के लिए इतना रेशम लगा कि जमीन पर अगर इन्हें फैला दिया जाए तो 37 किलोमीटर दूर पहुंच जाए, इस प्रकार की व्यवस्था बनी। अब हर सामियाने में 2 बेडरूम बनाए गए, 2 बाथरूम बनाए गए, एक सैलून बना हुआ था। सामियाने के बीच में लगा हुआ था पानी का फव्वारा। इसके आसपास 10,000 पेड़ लगाए गए जिस पर चहचहाने के लिए 50,000 गौरैया को यूरोप से लाया गया। सिक्योरिटी का काफी टाइट बंदोबस्त यहाँ पर किया गया, मतलब सब कुछ राजसी करने का प्रयास किया गया। आप कह सकते हो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन पार्टी यह मानी गई और देने के बाद पहलवी काफी खुश हुए, लेकिन पैसा जरूरत से ज्यादा खर्च हो गया और शाह को इस बात की चिंता नहीं थी, लेकिन उनके विरोध में लोग काफी उतर गए थे और खुमैनी को मौका मिल गया था। हालांकि इनको जो है तेल ग्राहक भी मिल गए थे। अब इसके बारे में एक मैगजीन है यानी कि टाइम मैगजीन ने लिखा कि पार्टी में कुल खर्च की रकम $100 मिलियन बताई गई और आगे जाकर शाह को यह एहसास हुआ कि यह पार्टी थोड़ी महंगी तो पड़ गई है। पहलवी की बेगम फराह डिबा अपने यादों में यानी कि संस्मरण में लिखती हैं कि इस पार्टी की तैयारी में जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वह था प्रेस से निपटना। आए दिन बातें छप रही थी कि देश भूखा है और शाह अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ा रहे हैं और इस बात पर सबसे ज्यादा कमेंट अयातुल्ला खमैनी का आया, जो शाह के सबसे बड़े आलोचक थे और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया था, वो देश से बाहर रह रहे थे। उन्होंने भी इस पार्टी को लेकर काफी निशाना साधा था। जैसे तैसे जो है यह खबर को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों में जो है शासक की असंवेदनशीलता की छवि और मजबूत हो गई और इसका जो है कहीं ना कहीं लोगों का नाराजगी इसके प्रति देखने को मिला। वेस्ट से ये यानी कि पश्चिम से यह कंट्रोल होते थे, यह तो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करता ही था। अब यह भी बात परेशान करने लगा कि यह शासक जनता का नहीं सोचता है। अब शाह की पुलिस ने जो लोग इस प्रकार के विरोध करते थे उन्हें जेल में डालना शुरू कर दिया। औरतों को बुर्का पहनकर सड़क पर औरतें जो है बुर्का पहनकर सड़क पर निकलने लगी। बुर्का पर उस वक्त पाबंदी इन्होंने लगाया हुआ था, यानी कि इनका कहा हुआ सब अघोषित होने लगा और इन महिलाओं को जो है कहीं ना कहीं इस क्रांति का एक बड़ा भाग बनने का मौका मिला। मतलब बुर्का ईरान की क्रांति का एक सिंबल बन गया। हर एक महिलाएं बुर्का में ही वहां पर दिखती थी, मतलब एक बड़ी क्रांति का सूचक देखने को मिलने लगा और इसी बात का फायदा उठाया खुमैनी ने। 14 साल बाद वापस देश में लौटा खुमैनी और जनमत संग्रह कराया जिसमें इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना हुई और उसने खुद को सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। इस्लामिक क्रांति के बाद ये यानी कि शाह और उनकी पत्नी ईरान छोड़कर चले गए और ये जब ईरान छोड़कर गए तो चूंकि इनको कैंसर की बीमारी थी, इनको परेशानी थी, तो ये अमेरिका से रिक्वेस्ट किए कि हम आपके पास आना चाहते हैं। अमेरिका में चले गए। अब अमेरिका को लेकर यहाँ पर रूहुल्लाह खुमैनी जो था, यह तो इस्लामिक क्रांति यानी कि आप कह सकते हो कि एक धार्मिक नेता था
और ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहाँ के लोगों के मन में भरने में खुमैनी यह अपने आप को सिद्ध कर लिया कि अमेरिका अभी उनका सहयोग कर रहा है और अमेरिका चाहता है कि खुमैनी के शासन को गिरा दिया जाए। हालांकि अमेरिका चाहता था कि खुमैनी से हमारे रिश्ते मजबूत हो जाएं। तो अब इस स्थिति में जो है खुमैनी का एक छत्र राज हुआ, इस्लामिक क्रांति हुई, डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू हुआ, ये सब खुमैनी के सामने हुआ। लेकिन इसी के साथ एक और कहानी जुड़ी, यानी कि ईरान के बगल में था इराक, और इसी समय में वहां का शासक था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन को लगा कि अरे हम भी तो डिक्टेटर हैं, तो हमारे खिलाफ जिस तरह से खुमैनी ने जो है अपने देश में इस्लामिक क्रांति लाई है, कहीं हमारे भी खिलाफ क्रांति ना हो जाए। तो सद्दाम हुसैन सुन्नी शासक था और इसके समय में यानी कि इराक में जो है शिया समुदाय के लोग थे और शिया समुदाय का दमन भी कर रहा था। तो सद्दाम हुसैन ने आक्रमण कर दिया खुमैनी के शासन पर। यह 8 साल तक लगभग आपको जंग चलते रही और इन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं आयतुल्ला खुमैनी को लगता था कि सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाना बहुत जरूरी है और सद्दाम हुसैन यही चाहता था कि आयतुल्ला खुमैनी को शासन से हटाया जाए, यानी कि सद्दाम हुसैन अपने लिए खुमैनी को खतरा मानता था। अब जंग चलती रही। इराक और ईरान के जंग में जो सबसे बड़े लोग थे, यानी कि आप कह सकते हैं जिन्होंने अपनी रोटियां सेकी, वो थे पश्चिम के लोग, पश्चिमी देश के लोग। और पश्चिम से इराक के, चूंकि खुमैनी से पश्चिमी देश नाराज ही था क्योंकि उसने मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को हटाया था। तो इन परिस्थितियों में जो है काफी रिश्ते परवान चढ़े इराक के शासक आपको जो है सद्दाम हुसैन के और पश्चिमी देशों के, यानी कि अमेरिका के। और आयतुल्ला खुमैनी के इस्लामिक कट्टरपंथ के रूप में देखा जाने लगा। अब लोग मानते थे कि ईरान को इस कट्टरपंथी धारा से निकालने की जरूरत है, यानी कि ईरान को रोकने की जरूरत है। ईरान को रोकना मतलब खुमैनी को रोकना। अब स्थिति यह रही कि 8 वर्षों तक यह युद्ध चला। इस युद्ध में काफी हानि हुई और यह युद्ध का कोई बहुत निष्कर्ष निकल नहीं पाया। लंबे दिनों तक यह युद्ध चला। अब हम आते हैं उस जगह पर कि ईरान और इजराइल के संबंध कैसे स्थापित हुए या क्या परिस्थिति रही। तो अगर इजराइल के हम बनने की बात करें तो इजराइल जब स्थापित हुआ तो ईरान से उसके संबंध काफी मधुर थे। मतलब 1969 तक इजराइल और ईरान के संबंध काफी सौहार्दपूर्ण थे और आप कह सकते हो कि ईरान ने जो है इजराइल को मान्यता भी दे दिया था। जब मान्यता दिया था तो ईरान में पहलवी वंश का शासन था और शासक थे मोहम्मद रेजा शाह पहलवी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अमेरिका और ब्रिटेन के ये पिट्ठू थे, यानी कि अमेरिका के सहयोगी के रूप में थे। अब जब अमेरिका के सहयोगी के रूप में थे तो कैसे ये जो है इसको, यानी कि इजराइल को मान्यता नहीं देते, क्योंकि वहीं से तो ये संचालित होते थे। तो अब आप कह सकते हो कि आयतुल्ला खुमैनी जो है यह जब शासन में आया 1979 में, तब वहां पर एक क्रांति हुई और इस्लामिक गणतंत्र स्थापित हो गया था। अब वो यानी कि खुमैनी अमेरिका और ये आपको इजराइल का सख्त विरोधी बन गया। मतलब इजराइल और अमेरिका के साम्राज्यवाद के विरोधी के रूप में उसने अपनी एक पहचान स्थापित कर ली और आयतुल्ला खमैनी की सरकार ने इजराइल के साथ संबंध तोड़ दिए, जो संबंध स्थापित हुआ था। ठीक है। अब अगर आगे बात करें तो उसने जो है नागरिकों के पासपोर्ट, यानी कि इजराइल से संबंध तोड़ दिया और वहां के लोगों के पासपोर्ट रद्द कर दिए। इजरायली दूतावास को जो है ईरान में उसने रद्द कर दिया। आप कह सकते हो कि फिलिस्तीन, इसी कारण से आगे चल करके जो एक नई कहानी शुरू हुई ईरान और इजराइल के बीच में द्वंद्व की, मतलब दो पार्टी बन गए
और इसकी अब एक नई कहानी शुरू होती है। मतलब आप कह सकते हो कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ, अब इस पीएलओ की कहानी समझते हैं। पीएलओ का मतलब है कि जब आपका यूएनओ ने यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने यह घोषित कर दिया कि इन क्षेत्रों में यानी कि अरब के ये फिलिस्तीन के क्षेत्र में जो है एक नया देश स्थापित होगा जिसका नाम है इजराइल। तो इस इजराइल के विरोध के लिए एक फिलिस्तीन के क्षेत्र में स्थापित हुआ संगठन जिसका नाम था फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और फिलिस्तीन जो है इजराइल के खिलाफ जो है लोगों को इकट्ठा करता और लोगों से मतलब लोगों को इकट्ठा करता और उसके विरुद्ध में जो है लड़ाई करता। ईरान खुद को इस्लामिक ताकत के रूप में पेश करना चाहता था, इसलिए इसने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के मुद्दे को पूरी दुनिया में उठाया। क्योंकि उस समय जो है अरब देश अमेरिका के पिट्ठू बन चुके थे। क्यों पिट्ठू बन चुके थे इसकी कहानी भी हम कभी समझेंगे, लेकिन अरब देश जो है अमेरिका के पिट्ठू बन चुके थे और मुस्लिम देश जो है इसका साथ छोड़ दिया था फिलिस्तीन का। तो इसी को एक मंच पर लाने के लिए ईरान ने काम करना शुरू किया और जैसे जैसे यह काम शुरू हुआ तैसे तैसे इजराइल की और ईरान की जो है दुश्मनी बढ़ती चली गई। ईरान की दुश्मनी इजराइल से तो हो ही गई। अब ईरान जो है अपनी दूसरी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी मानता था सऊदी अरब को, क्योंकि सऊदी अरब भी अमेरिका का पिट्ठू था। एक और कारण था कि जो सऊदी अरब के मुस्लिम थे वह सुन्नी थे और जो ईरान वाले मुस्लिम थे वो आपको शिया थे। तो शिया और सुन्नी की लड़ाई यहां से आपको देखने को मिलती है। यानी कि आप कह सकते हो कि अब यहां पर फिलिस्तीन जो है फिलिस्तीन धीरे धीरे करीब आने लगा ईरान का, क्योंकि अब इसके कोई जो है मुस्लिम देश सहयोग नहीं कर रहे थे अमेरिका के कारण विशेष रूप से। तो कहीं ना कहीं इसका एक जगह मिल गया ईरान, तो फिलिस्तीनी लोग ईरान के करीब होते चले गए। फिलिस्तीनी लोग लेबनान में आकर के, फिलिस्तीन से आप देखेंगे उत्तर में तो लेबनान मिलेगा, लेबनान में आकर के बसने लगे, क्योंकि वहां पर आक्रमण करके वहां से फिलिस्तीनियों को भगा दिया था इजराइल ने। और धीरे 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 जो है ये फिलिस्तीन के दक्षिणी क्षेत्र में बढ़ने लगे, जहां पर अब आप अगर लेबनान की बात करें तो वहां पर ईसाई अल्पसंख्यक थे, सुन्नी मुसलमानों की संख्या अधिक थी और शिया मुसलमान जो थे वहां पर थे काफी। अब ऐसा मानना था ईरान का कि जो शिया मुसलमान हैं उनको हाशिए पर डाल दिया गया है, मतलब लेबनान में भी उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। और इसी कारण से जो है 1975 में लेबनान में गृह युद्ध छिड़ गया जो 15 साल तक चला। इसी बीच में 1978 में लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो गया और फिलिस्तीनी लड़ाके जो है इस इलाके का इस्तेमाल करते थे, यानी कि लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र का इस्तेमाल करते थे इजराइल के विरोध के लिए या इजराइल के खिलाफ हमले करने के लिए। इसी बीच खमैनी की सरकार स्थापित हो गई थी। आपको मैंने बताया ही था कि खमैनी शासन में आ गया था और इसने जो है अपना दबदबा स्थापित करने का प्रयास किया। ईरान में लेबनान और इजराइल के बीच तनाव का खमैनी ने फायदा उठाया और शिया मुसलमानों पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया और 1982 में लेबनान में एक संगठन स्थापित हुआ जो कि ईरान के सहयोग से स्थापित हुआ, जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक शिया संगठन था। इस हिजबुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की पार्टी, यानी कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ कह सकते हो हिजबुल्लाह नामक संगठन को काफी मदद देना शुरू किया, हथियार, आर्थिक मदद, ये सब कुछ देना शुरू कर दिया। 1985 में हिजबुल्लाह ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें लेबनान से सभी पश्चिमी ताकतों को निकाल बाहर करने का उसने ऐलान किया और तब वह जो है फ्रांस और अमेरिकी जो दूतावास है इस पर जमकर हमले किए, मतलब खूब हमला किया, बम्बार्डिंग किया
और पत्र में जो है, अपने घोषणा पत्र में इसने अमेरिका और सोवियत संघ को इस्लाम का दुश्मन घोषित कर दिया। साथ ही इसी घोषणा पत्र में इसने इजराइल की तबाही की बात कही और ईरान को अपना सच्चा यानी कि सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया और उसके साथ हमेशा वफादार रहने की बात की। अब यही जो आपका हिजबुल्लाह संगठन है, हिजबुल्लाह संगठन से लड़ाई चल रही थी आपको इजराइल की, जिसमें इसका जो है प्रमुख मारा गया, जिसका आपको खबर ही है। अब आगे चल करके अमेरिका ने इस संगठन को यानी कि हिजबुल्लाह नामक संगठन को क्या कर दिया, बैन कर दिया और इसने इसे आतंकी घोषित कर दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेने की जरूरत है कि इजराइल का निर्माण कैसे हुआ। मुझे लगता है कि इस पार्ट पर भी थोड़ा सा हमारा ध्यान जाना चाहिए। इस इजराइल नाम से मेरा मतलब है इजराइल और फिलिस्तीन का क्षेत्र, जो पहले ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ये एक नई कहानी है इसमें। तो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ज्यादातर यहाँ पर लोग अरब और मुस्लिम समुदाय के लोग रहा करते थे। कुछ मात्रा में यहूदी समुदाय के लोग भी यहाँ पर रहते थे, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम थी। आगे चल करके यहाँ पर आने लगे लोग तो इसका काफी विरोध होना शुरू हुआ। भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच में पड़ने वाला फिलिस्तीन इलाका मुसलमान, यहूदियों और ईसाई, इस तीनों धर्म के लिए काफी पवित्र माना जाता था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहूदियों के भी जो धार्मिक स्थल है वहीं स्थापित हुआ था। 20वीं शताब्दी में यूरोप में यहूदियों को खूब निशाना बनाया गया और तब यहूदी लोगों को ये एहसास हुआ कि हमें एक अलग देश मिलना चाहिए। यहूदी लॉबी ने पूरे विश्व में एक अलग देश के मांग के लिए जो है प्रयास शुरू कर दिया। पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, पतन हो गया और ब्रिटेन को संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से फिलिस्तीन प्रशासन अपने नियंत्रण में लेने की मंजूरी मिल गई। मतलब यूएन ने क्या कर दिया, ब्रिटेन को कहा कि आप फिलिस्तीन वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिए। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो नाजियों ने, यानी कि आपको पता होगा कि नाजी पार्टी का जो मुख्य लीडर था हिटलर ने जो है यहूदियों का नरसंहार कराया। यहूदी खूब सताए गए, पूरी दुनिया में इनके साथ जो है अच्छा सुलूक नहीं हुआ। यह घटना देखने को मिलती है। अब इस कारण से यहूदियों ने जो है दबाव बनाना शुरू कर दिया, एक अलग देश मांगना शुरू कर दिया। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव में ब्रिटिश मैंडेट के तहत फिलिस्तीन को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया, इजराइल और फिलिस्तीन। अब समझते हैं कि फिलिस्तीनियों ने इस समझौते को खारिज कर दिया। मतलब यह जो समझौता हुआ कि फिलिस्तीन 2 भागों में बटेगा, इजराइल और फिलिस्तीन, यह समझौते को फिलिस्तीनी लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और 1948 में युद्ध के मैदान में फिलिस्तीन कूद गया और अब इसे अरब इजराइल युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन इजराइल कमजोर नहीं था, इजराइल ताकतवर था, अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, आज भी समर्थन प्राप्त है और इस कारण से जो है इजराइल ने इन पूरे देशों को पराजित कर दिया, अरब क्षेत्रों को पराजित कर दिया, मिस्र से लगे फिलिस्तीनियों को वहां से विस्थापित कर दिया और इस तरह एक युद्ध जो है आपके सामने दिखा। इसके बाद फिर एक युद्ध हुआ 1967 में। 1967 में अरब और इजराइल जो संघर्ष हुआ वह 6 दिनों तक चला। इसमें अरब देश के सैनिकों के गठबंधन जो थे उनको इजराइल ने हरा दिया, उन्हें बुरी तरह से पराजित किया और उसी समय में गाजा पट्टी, मिस्र का सनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक यानी कि पूर्वी यरूशलेम, सीरिया का गोलन पहाड़ी, इन सभी क्षेत्र पर जो है इसने नियंत्रण कर लिया और एक बड़ा क्षेत्र इजराइल का स्थापित हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि इस्लामिक चरमपंथी जो है, मतलब वही इस्लामिक जो चरमपंथी हैं यानी कि बम बारूद वाले लोग हैं, उनका गठन हुआ और उसी में से एक यानी कि जो आप कह सकते हो गाजा वाला प्रदेश, तो पूर्वी गाजा क्षेत्र जो है, उसी में जो है एक नए संगठन का जन्म हुआ
जो चरमपंथी आतंकवादी संगठन था हमास, 1987 में इस हमास की शुरुआत हुई और इसके लड़ाके को इजे अल दिन अल कसाव ब्रिगेड भी कहा जाता है और इसका मूल उद्देश्य जो है फिलिस्तीन को यानी कि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, राष्ट्र बनाना है। सबसे बड़ी बात है कि हमने आपको बताया था कि फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा और हमास ये दो प्रकार के संगठन हो गए। फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा पश्चिम में यानी कि वेस्ट बैंक में अपना सरकार स्थापित की, पहले उनका गाजा में भी था, लेकिन 1907 में एक कहानी हुई और यह हुआ कि पूर्वी क्षेत्र यानी कि गाजा के क्षेत्र में जहां पर चारों तरफ से जो है इजराइल ने क्वारंटीन किया हुआ है, गाजा क्षेत्र को घेर कर रखा है, वहां पर हमास की सरकार 2007 में स्थापित हो गई और इसने कहीं ना कहीं कसम खाया कि मैं इजराइल को बर्बाद कर दूंगा और वेस्ट बैंक पर जो है जो मैंने कहा कि फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण मुक्ति मोर्चा जो था उसी को फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण कर दिया गया, उनका शासन है और उसके प्रमुख है मोहम्मद अब्बास। यानी कि फिलिस्तीन में दो प्रकार का शासन है, एक जो आपको पूर्वी गाजा क्षेत्र में है वो हमास का शासन है, जिस पर हमास ने जो है इजराइल पर आक्रमण किया और इजराइल के लोगों को बंधक बनाया और इजराइल इस गुस्से में जो है हमास को खत्म करने का दावा करने लगा है कि जब तक यह खत्म नहीं होगा तब तक युद्ध रोकेंगे नहीं। अब मतलब आप दोनों तरफ से आप इस चीज को समझ सकते हो कि हमास क्या है और ये क्या है, इस बात को हम लोगों ने पूरी तरह से समझा। अब आगे की जो कहानी है वो यह है कि आप पूरे एस्पेक्ट को देखिए और पूरे प्रोसेस को समझिए, तब आपको पता लगेगा कि अभी की कहानी क्या है। तो मैंने आपको कह सकते हो कि इतिहास से उठाकर वर्तमान तक लाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। फिर हम लोग किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।